एडम्स रिपोर्ट फिर से स्टोरी आ रहा है। मैंने मेरे टाइम पे स्टोरी जैसा ही समझा था एंड ये बुक का एक मैम थी हमारी, ठीक है, उस टाइम पे हमें पढ़ाती थी एंड थोड़ी सी हेल्दी हैं बट अच्छे से हिस्ट्री को समझाती हैं। हो गया। तो बीएड में यही एक सब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री जैसा है, ठीक है ना। तो इसके मैक्सिमम जो पार्ट हैं जैसे कि यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हिस्ट्री है, टॉपिक्स पूरे हिस्ट्री से। एंड यूनिट 4 का हाफ हिस्ट्री पार्ट से है, हाफ आपका नॉर्मल जो ग्लोबलाइजेशन है, वोकेशनलाइजेशन है, जो कि चेंजेस आ रहे हैं कमिंग टाइम पे। सो उसमें से ये जो यूनिट है थर्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें बहुत सारे क्या है, सेकंड थर्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो कंसेप्ट हैं वो सारे डायरेक्टली रिपोर्ट्स हैं। डायरेक्टली रिपोर्ट्स हैं, कोई एक पर्सन को हमने चेयरमैनशिप दे दिया एजुकेशन रिलेटेड कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ एंड यू विल कंटिन्यू योर रिपोर्ट और सबमिटेड योर रिपोर्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशन। तो वो ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा। अच्छा, हिंदी बच्चे इतने तो हिंदी को समझ रहे हो, जो लैंग्वेज में बोल रही हो ना उसी को सिर्फ लिख लेना। जो पॉइंट्स अगर नहीं मिला कुछ कुछ एक्स्ट्रा, तो आप लोग फटाफट अभी पेन पेपर पकड़ना एंड उसको लिख के रख लेना हिंदी में। इतना तो स्लो पढ़ाती हूँ, रिपीटेडली पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो उस वजह से पहले आए हमारे कौन, कि आफ्टर जो आपके गुरुकुल सिस्टम थे, वैदिक सिस्टम थे, उसके बाद तो पाठशाला, मदरासा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद चेंजेस आपने देखा, चेंजेस के साथ साथ आपने देखा चार्टर एक्ट आया। सो ये चीज़ है ना कि साइमल्टेनियस वे में बहुत कुछ कंसेप्ट चल रहा था। तो उस टाइम पे मैकले कब आए बता दो, मैकले कब आए, बोलो, मैकले कब आए, कंसेप्ट पढ़ो ना। 1813। अच्छा, उन्होंने अपना कंसेप्ट कब दिया? यस, 1834 में वो आए थे, 1835 में उनका भी कंसेप्ट आया था, रिपोर्ट आया था। ओके, जब वो ओके, 1813 में चार्टर एक्ट आया था। यही है ना, यही है हिस्ट्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1813 में हमारा चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट से पहले कौन आया? चार्टर एक्ट से पहले आया चार्ल्स। चार्ल्स का कंसेप्ट आया, ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट का कंसेप्ट आया था। जो चार्ल्स ग्रांट का जो कंसेप्ट आया उनको हम कमीशन बोल दिए। तो कमीशन के हिसाब से ओनली कमीशन लेना नहीं होता है, यहाँ पे रिपोर्ट बनता था। ओके, आफ्टर दैट आए चार्ल्स, सॉरी, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 है। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें जो कंसेप्ट था उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। देखो, कभी भी रिपोर्ट ऐसे ही नहीं आता। एक रिपोर्ट में कुछ फॉल्ट रहेगा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए या फिर इजी वे में उसको सॉल्व करने के लिए और एक कमेटी बन जाता है या फिर कमीशन बन जाता है या फिर रिपोर्ट बनता है। तो इसलिए एक में कुछ डिफेक्ट होगा तो उसको मॉडिफाई करने के लिए और एक आता है, फिर दूसरे में कुछ मॉडिफाई करना है तो तीसरा आएगा, ऐसे ही बनते जाते हैं रिपोर्ट एक के बाद एक। सो देखो, जब आए थे हमारे मैकेले तो उस पीरियड में ही देखो, टाइम पीरियड देख लेना, 1835 का पीरियड है, ठीक है। 1835 का पीरियड है, बट ये इंडिया में कब आए? एडम और एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छे हैं। देखो, मैकेले क्या थे, पूरा टोटली मैं कंपैरिजन से पढ़ा रही हूँ, समझ लेना अच्छे से कि मैकेले कौन थे। अच्छा, म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। ओके, सो मैकेले थे हमारे कि वो चाहते थे कि लिटरेचर जो सब्जेक्ट है, यूरोपियन लिटरेचर को इनकलकेट करवाए इंडिया में। इनकलकेट और इनकलकेशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इन इंडिया। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। माइक वाला ऑप्शन है, देख लो वहां पे, ऑफ कर लो, थोड़ा उसमें हाथ लगा लो। ओके, ठीक है। अभी देखो, वो जब हो गया तो मैकेले ने तो यहाँ पे नेगेटिव बोल दिया ना कि यूरोपियन लिटरेचर को हम प्रमोट करेंगे, इंडियन लैंग्वेजेस आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी क्लमजी, मतलब उसमें बहुत कंफ्यूजन है, वो डिफिकल्ट है, ऐसा ऐसा बोल दिया। तो अभी देखो, हमारे लैंग्वेज के लिए तो उनका कोई भी रेस्पेक्ट नहीं था। बट एडम जो थे, एडम बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, सोच लेना कि एडम कौन है, एक अच्छे इंसानों में से थे। वो एक ब्रिटिशर हैं, फिर भी वो सपोर्ट करते थे सारे लैंग्वेज को, सारे कल्चर्स को। सो उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करें। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। देखो, यहाँ पे कोई इंट्रो नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं एंड रिपोर्ट्स डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्रिश्चियन प्रेस्ट, और हम लोग प्रेस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि होते हैं कि हमारे मेन मेन पर्सन्स आए थे, कोई गवर्नर जनरल बन के आया, कोई चेयरमैनशिप पे आया, कोई हमारे ऐसे ही जो फादर है वो बन के आए, कोई हमारे एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के आए। वैसे ये थे हमारा क्रिश्चियन प्रेस्ट और प्रिएस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। विलियम एडम, इनका फुल नेम क्या है? सर विलियम एडम। सर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप विलियम एडम से मेंशन कर देना। कब आए इंडिया में?
1818 में, 1818 में, एंड स्पेंट अबाउट कितने साल यहाँ पे गुजारे, 27 ईयर्स। इंडिया में वो रह गए 27 ईयर्स। कितना छोटा छोटा पॉइंट से देखो। एंड ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय, देखो जो चीज से कोई भी ब्रिटिशर इम्प्रेस नहीं हुआ उसी चीज से वो इम्प्रेस्ड हो गए। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इंडियन व्यूज ऑफ गॉड्स, भगवानों के प्रति हमारा जो प्रेम है, ठीक है ना, हमारा जो इमोशंस है उनको वो पसंद आया। क्या थॉट करते हैं इंडिया के लोग, क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, भगवान क्या है, गॉड क्या है, बिकॉज वो क्रिश्चियन थे। तो क्रिश्चियन होने से वो तो एक ही भगवान को देख रहे हैं ना, जीसस को देख रहे हैं, बट हम लोग कितनी सारे भगवान को मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो वो उस व्यू को पसंद करने लगे। देन एडम वॉज अपॉइंटेड, उनको भी फिर अपॉइंट किया गया। ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, कौन पहले आया था? अगर किसी को पूछा जाए कि चार्टर एक्ट के आसपास के टाइम पे कौन इंडिया में आया, सो वो आए थे एडम। बट अगर बोला जाए चार्टर एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए कौन आया था, तो वो होगा हमारे मैकेले। ठीक है, मैकेले, मैकेले का रिपोर्ट पहले आ गया। मैकेले का जो हमारा मिनट है, मैकेले का जो आदेश पत्र है वो पहले आ गया, उसके बाद आया एडम्स का। तो एडम को हमने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। सोच लो। एंड कौन अपॉइंट करेगा, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस पीरियड में कौन थे, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1835। तो 1835 में उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, क्या करने के लिए, टू सर्वे द सिस्टम ऑफ स्टेट एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार, टू रिफॉर्म इट, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उस व्यवस्था को, एजुकेशन का जो व्यवस्था चल रहा था बंगाल एंड बिहार में, तो उसको सुधारने के लिए। तो हमें सुधारने से पहले तो जानना पड़ेगा ना कि क्या इशू है, मेन मुद्दा क्या है, वो जानना है ना? तो उसके लिए उनको हमने अपॉइंट कर लिया। सोच लो, हम लोग अभी लॉर्ड वेंटिक है। एंड थिंक कर लो, जब भी कोई स्टडी कर रहे हो ना, हिस्ट्री को अगर समझना है तो हिस्ट्री में घुस जाओ, घुस के वहां पे समझो कि ये कहाँ पे हुआ था। पहला चीज हमने पढ़ा था, मैंने पहले ही आपको बोला, कलकत्ता, ढाका, बिहार, ये जो मद्रास, ये सब जगह बहुत फेमस था उस टाइम पे, उसी जगह पे ही किया जाता था। मतलब बोल सकते हो सेंट्रल जो पॉइंट्स है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वही पॉइंट था। ब्रिटिशर्स वहाँ ही आते थे एंड वहाँ से ही सारा कुछ कंडक्ट करते थे। तो बंगाल एंड बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये आसपास है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है। अभी इसको रिफॉर्म करने के लिए उनका ना 3 रिपोर्ट्स आए। ठीक है, 3 रिपोर्ट्स किसी में नहीं आए हैं, कोई भी चीज में, और 3 रिपोर्ट आया ही नहीं है। ओनली एडम ने ही 3 रिपोर्ट दिए थे। फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पे शॉर्टकट में मेंशन की हूँ कि फर्स्ट रिपोर्ट क्या बोलता है। फर्स्ट रिपोर्ट, इट वाज ए डाइजेस्ट ऑफ अर्लियर रिपोर्ट्स। मतलब क्या है पता है, इनसे पहले जितने रिपोर्ट आए थे, जस्ट लाइक हमारे आए थे ग्रैंड, चार्ल्स ग्रैंड का जो कमीशन आया था उसका रिपोर्ट हो गया, देन चार्टर एक्ट का रिपोर्ट हो गया, एंड फिर उससे पहले हमारे मैकेले आए थे तो मैकेले का रिपोर्ट हो गया। तो सबका एक डाइजेशन, डाइजेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब होता है कि टोटल जिस्ट, सारांश, कि पहले ये सब हो चुका है, यहाँ पे हमने इतना स्पेंड किया है, इतना लिटरेचर में हम आगे गए हैं, साइंस में इतना हुआ है, बाकी इतना लैंग्वेज हमने यूज़ किया है, संस्कृत कॉलेजेस ओपन हुए हैं, हमने उर्दू या फारसी या फिर अरबिक जो लैंग्वेज है उसको हमने कितना वैल्यू दिया, संस्कृत को कितना अपनाया, ये सारे जो थॉट्स थे। ठीक है। प्लस जो आपने पढ़ा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकेले, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या मेंशन हुआ, हम गरीबों को या फिर हम जो बड़े जात को छोटे जात को छाट रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग कर रहे हैं, सो दैट उनको एजुकेशन दे सके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। याद रहा? तो ये सबका जो डाइजेस्ट था, मतलब सारांश था, कहाँ पे आएगा, फर्स्ट रिपोर्ट में। तो फर्स्ट रिपोर्ट क्या बोलता है, इट वाज ए डाइजेस्ट ऑफ अर्लियर रिपोर्ट। ठीक है। सेकंड एंड थर्ड रिपोर्ट क्या बोलेगा, सेकंड रिपोर्ट क्या है पता है, सेकंड एंड थर्ड रिपोर्ट साइमल्टेनियस वे में चल रहा था। मतलब इधर भी ये फॉर्मेशन चल रहा है, ये फॉर्मेशन, मतलब इसका कुछ पॉइंट इस पे डिपेंड करता है, इसका पॉइंट इस पे डिपेंड करता है। सोच लो, अभी देखो सेकंड जो रिपोर्ट है बेस्ड ऑन थर्ड रिपोर्ट, समझ आ गया, दोनों साइमल्टेनियस वे में प्रोड्यूस किया जाता था या किया गया। तो उस पॉइंट पे सेकंड जो था थर्ड के ऊपर डिपेंड करता था, और बेस्ड ऑन थर्ड रिपोर्ट, एंड अल्टीमेटली प्रोवाइड रिकमेंडेशन for the reform of indigenous schools. What do you mean by indigenous? बोल लो, कैसे स्कूल्स होंगे इंडिजिनस में? इंडिजिनस वर्ड ही नहीं समझाना है मुझे, इतना बता दो कि आप इसमें कौन से टाइप के स्कूल्स आएंगे। मैं हिंट दे रही हूँ इतना, बताओ, कोई भी एक पर्सन बता दो। इंडिजिनस मतलब, या फिर कौन से टाइप के स्कूल्स आएंगे?
पाठशालास, मद्रासास, ठीक है? मकतब्स में या फिर मंदिर में जो पढ़ाई किया जाता था, उसको हम इंडिजिनस स्कूल्स बोलते हैं। मतलब वहाँ पे जो छोटे-मोटे से स्कूल्स बनाए गए थे, वो सारे हैं इंडिजिनस। याद रखने के लिए बोल दूँ, कैसे याद रखी थी मैं? इंडी मतलब इनसाइड, ओके। और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इंडिया के विदिन जो छोटे-छोटे जगह पे हुए, तो दीज़ आर इंडिजिनस, ठीक है? जैसे कि पाठशालास, पाठशालास अवेलेबल थे हर एक जगह पे। आश्रम में पढ़ाई करना, पाठशालास में पढ़ाई करना, वो सारे इंडिजिनस थे। तो अभी क्या चाहिए एडम को? ऐसा रिकमेंडेशन देना है। अभी रिकमेंडेशन क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज बताएंगे जिससे बेटरमेंट हो, हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो वैसे चीजों में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमें इंडिजिनस स्कूल्स को बनाना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, फिर से तैयार करना चाहिए। ओके, अभी देखो ये हो गया बेसिक सा। तो बेसिक लिखने के बाद ऐसे आप फर्स्ट रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? लेट 17th सेंचुरी, ठीक है? 17th सेंचुरी। एंड ये एस्टैब्लिश कब तक हो गया? 18th सेंचुरी तक हो गया। अभी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक पूरा हो गया, देन स्कूल बनना स्टार्ट कर गया, डिफरेंट एरियाज में स्कूल्स बने। फ्रॉम द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एजुकेशन सिस्टम हैज लेड टू ए गुड डील ऑन और डील ऑफ controversy with elements of knowledge education for communication. सो ये लाइन क्या बताया पता है? इसको अगर इलैबोरेट करोगे बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाएगा। अभी ये लाइन बताया गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उस टाइम पे ना इनको बहुत सारा कंट्रोवर्सी के साथ डील करना पड़ा। मतलब ये वर्ड जो लाइन का जो वर्ड सारे है ना कि गुड डील्स ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसना पड़ा, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गए उनके साथ। क्या चीज है? उन्होंने बोला अगर हमें नॉलेज लेना है, अगर हमें बातचीत करके हमारा जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है, तो वी हैव टू नो अबाउट दी एजुकेशन। हमें जानना पड़ेगा एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन के बारे में वो तो एजुकेटेड ही थे, इंग्लिश में ही बात करते थे, बट हमारे साथ कैसे बात करें? सो उसके लिए हमें क्या करना है? एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस करना है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अभी देखो दिस कंट्रोवर्सी आर सपोर्टेड बाय, किसने ये सपोर्ट किया कंट्रोवर्सीज को? बाय द नेटिव स्कूल्स। कुछ स्कूल्स ने सपोर्ट किया, लाइक पाठशालास और रिलीजियस स्कूल्स। धर्म के हिसाब से जो भी स्कूल्स बने थे सोसाइटीज में, ठीक है? रिलीजियस स्कूल्स और रिलीजियस सोसाइटीज मेनली इन बंगाल। बंगाल में बहुत सारे जाति प्रथा के ऊपर बातचीत चले थे, झगड़े हुए थे, दंगे हुए थे, ठीक है? उसके ऊपर मतलब उस टाइम का अगर कंसेप्ट देखोगे बहुत कुछ होगा। उसमें से ही एक कंसेप्ट है सतीदाह प्रथा। वैसे जमींदार एक्ट भी हुआ था, जमींदारी को हटाओ। एंड उस टाइम पे होता था अगर कुछ चीज़ें चाहिए गरीबों को एंड वो कहीं से लोन, अभी के टाइम पे हम लोग लोन बोलते हैं, तो उस टाइम पे वो किसी से, किसी जमींदार से पैसा लिया है, अगर पैसा रिटर्न नहीं कर सका तो हर दिन उसका सूद, जो भी उसके इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज होते जाते हैं डे बाय डे। एंड लास्टली ऐसा एक डे आता है जहाँ पे वो जमींदार क्या करता है, उसका जितना भी प्लॉट है, एरियाज है, उसको हड़प लेता है ना? तो ये चीज़ है कि उस टाइम पे इस एक्ट को भी हटाया गया। सोचो ये सारे जो जितने भी प्रॉब्लम थे, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, लड़कियों को बूढ़े लोगों के साथ शादी करवाया जाता था, फिर छोटे बच्चियों को एक्चुअली, देन अगर वो मर गया तो उसी के ही चिता में दाह कर दिया जाता था, मतलब जला दिया जाता था, फ्यूनरल्स। ये सब जो होता था इसको चेंज करना है तो किसके थ्रू करोगे? एडम्स ये सारे कंट्रोवर्सी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए एंड उन्होंने ट्राई किया कि एजुकेशन सिस्टम में सच्ची में क्या करना है, चेंजेस लाना है, सच्ची सच्ची चेंजेस लाना है, ठीक है? सच्ची में चेंजेस लाना है। तो उन्होंने रिलीजियस जो सोसाइटीज थे ये कंट्रोवर्सी को सपोर्ट किया एंड नेटिव जो स्कूल से, नेटिव मेरे नेटिव लैंग्वेज मतलब मेरे घर के पास आसपास जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, गांव के जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से, तो नेटिव स्कूल्स है लाइक पाठशालास, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट में क्या है? द जनरल कमिटी, उसके लिए एक संस्था बनाना पड़ेगा, कमिटी बनाना पड़ेगा। वाज एक्सपांडेड, क्या एक्सपांडेड किया? 1 रुपी पर मेंशन, क्या है? प्रोबेबली 12 लाख रुपीज पर annum। अगर ये लाइन नहीं समझ आया आपके बुक के अकॉर्डिंग तो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि 1 रुपी पर मेंशन मतलब हो गया कि प्रोबेबली 12 लाख रुपीज पर एनम। एनम मतलब जानते हो? एनुअल, ठीक है ना? एक साल में 12 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा, एक स्कूल के लिए नहीं, एक स्कूल के लिए नहीं, पूरे इंडिया में जितने स्कूल्स हैं उसके लिए, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम में। एंड 1 लाख रुपीज का और एक कंसेप्ट कहाँ से पढ़े थे आप लोग? मैकेलेमिनेट में पढ़ा थे। तो ये चार्टर एक्ट से आया था, सपोर्ट 1 लाख स्कूल्स
1 लाख स्कूल्स इन बंगाल एंड बिहार, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था बंगाल एंड बिहार में। बिहार में बहुत ज़्यादा ही जाति प्रथा था। फिर उसके साथ साथ राजस्थान, बिहार, उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, प्लस उड़ीसा में भी सेम थिंग चल रहा था। टचेबिलिटी, जाति प्रथा और मैरिज का भी जो कंसेप्ट है, या फिर एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, गर्ल्स चाइल्ड को नहीं पढ़ाना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो उस हिसाब से बंगाल एंड बिहार में सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए थे। तो 1 लाख स्कूल्स को सपोर्ट दिया गया। मतलब हमने 12 लाख रुपीस बंगाल एंड बिहार के कुछ स्कूल्स में हमने प्रोवाइड करने को क्या बनाया, रिपोर्ट बनाया। सबमिट नहीं हुआ। 12 लाख रुपीस बहुत बड़ा अमाउंट है। सो उस पीरियड के लिए 12 लाख रुपीस ईस्ट इंडिया कंपनी ने खर्चा नहीं किया था। सो ये सिर्फ उन्होंने रिपोर्ट बनाया, अपना फर्स्ट रिपोर्ट बनाया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, सुनो। देखो, सोसाइटी में जब रहते हो, सो सम स्कॉलर्स और सम पर्सन्स आर वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय different type of activities of the greatest person. Some are not, some are thinking that about this education system is very poor type, some thinking that we have to change this education। मतलब कुछ चाहते हैं कि एजुकेशन को चेंज करे, कुछ चाहते हैं कि एजुकेशन ना चले, कुछ चाहते हैं एजुकेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। जो ये सारा चीज था, वो चीज क्या आ गया, रियलिटी में सो हो गया। तो देखो, सम स्कॉलर्स बिलीव इन मिथ, सम बिलीव इन रियलिटी। कुछ लोग झूठ पे जीते हैं। कुछ स्कॉलर्स थे जो कि उस टाइम पे क्या पढ़े लिखे थे, वो सच्चाई पे बिलीव करते थे। कुछ लोग झूठ चीजों पे बिलीव करते थे। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अकॉर्डिंग, ए स्कूल वाज ए प्लेस। एक स्कूल क्या है, एक प्लेस है where instruction was given to one student or more student by the teacher or the father himself or any member of the family। क्यों पता है? उस टाइम पे अगर क्लास 8 9 10 इतना कुछ भी पढ़ लिया ना, तो दैट मीन्स यू आर वेरी एजुकेटेड वन। सोसाइटी के लिए बहुत ही आप शिक्षित मनुष्य हैं और इंसान हैं। तो अगर कोई स्कूल है, स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चों को हम पढ़ाई देते हैं और पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक या उससे ज्यादा बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा? इधर एक टीचर दे सकता है, एक शिक्षक दे सकता है। उस टाइम पे शिक्षिका नहीं रहते थे, शिक्षिका बहुत कम होते थे, ठीक है। शिक्षक दे सकते हैं, या फिर फादर हिमसेल्फ, बिकॉज घर के जो मुखिया हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो दे सकते हैं। और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के कोई भी मेंबर, सदस्य दे सकते हैं। इतना समझ आ गया? अभी ये फर्स्ट रिपोर्ट है, क्लियर हो गया। अभी सेकंड रिपोर्ट में चलते हैं, ठीक है। सेकंड रिपोर्ट में आ गया। तो सेकंड रिपोर्ट में मेंशन है, एडम सेकंड रिपोर्ट कवर्ड नालतोर थाना। नालतोर थाना ये कहाँ था पता है? एक डिस्ट्रिक्ट है, राजशाही। राजशाही के डिस्ट्रिक्ट में एक थाना पड़ता है, लांथोर थाना। अभी बोलोगे थाना मतलब पुलिस स्टेशन, नॉट ए पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन नहीं है। जैसे बोला जाता है, एक एक एरिया को परगना, विलेज या फिर कुछ एरियाज को लेके एक थाना बनाया जाता है, ठीक है। तो उस जगह पे हमने सेकंड रिपोर्ट को बनाना शुरू किया, क्योंकि उस पॉइंट से ही एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना था, पॉपुलेशन को काउंट करना था, सब करना था, इसलिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया कि ये देखो, मुस्लिम्स, यहाँ पे मुस्लिम कितने थे, हिंदूज कितने थे? पहले के टाइम पे मुस्लिम थोड़ा ज्यादा थे। कुछ जगह पे, कुछ जगहों पे बोल रही हूँ, राजशाही पे मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदू कम थे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितना है। तो ये पूरा 1,29,640 मुस्लिम्स हैं एंड 65,656 हिंदूज थे उस पीरियड में, ठीक है। ये कौन से टाइम का कंसेप्ट चल रहा है? 1835। उनका रिपोर्ट बन रहा है 1835। 1835 में राजशाही में नालतो थाना के पास ये रिपोर्ट कवर किया गया, जहाँ पे पॉपुलेशन था 1,29,640 मुस्लिम्स एंड 65,656 हिंदूज, ठीक है। देयर वेर टू टाइप्स ऑफ स्कूल। उस टाइम पे दो टाइप के स्कूल्स थे। एक स्कूल था जो रेगुलर स्कूल और मॉडर्न स्कूल बोलते थे, और एक था डोमेस्टिक स्कूल्स। क्या था? डोमेस्टिक स्कूल। अभी बोलो मैम इसमें क्या डिफरेंसेस है? रेगुलर स्कूल होता है जहाँ पे जाके आप पढ़ते हो। डोमेस्टिक स्कूल जो घर का ऐसा निकला हुआ थोड़ा सा पोर्शन होगा, छत थोड़ा सा निकल गया है, वहां पे अगर एक टीचर आके घर पे ही पढ़ा दे रहे हैं दो चार आसपास के बच्चों को, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक स्कूल्स। घर के साथ लगा हुआ रहेगा ऐसे एरिया में। रेगुलर स्कूल और मॉडर्न स्कूल, जो कि आजकल के टाइम पे जैसे स्कूल बनते कुछ 2 और 3 किलोमीटर्स के विद इन, वैसे टाइप के स्कूल्स को हम रेगुलर और मॉडर्न स्कूल बोलते हैं। सो एज अगेंस्ट 27 एलिमेंट्री स्कूल्स विद 262 स्टूडेंट्स वेर ओपन।
इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि एलिमेंटरी स्कूल बोल लो, कौन से क्लास के बच्चों को एलिमेंटरी बोलेंगे? मैंने बोल दिया है, 2 टाइम्स बोला था प्रीवियस में। बताओ? 1 टू 8 क्लास। यस राइट। 1 टू 8 क्लास के बाद जो भी रहेगा वो सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है? 9 टू 12 पूरा सेकेंडरी है। सो ये जो हो गया 1 टू 8 क्लास, तो ये एलिमेंटरी भी है, अगर तोड़ दो तो प्राइमरी अपर प्राइमरी जो भी आ जाएगा, ठीक है? एलिमेंटरी मान लेना। सो 1 टू 8 क्लास मतलब देखो ये 6 टू 14 ईयर्स के एज के बच्चों का है। 6 टू पहले के बच्चे 5-6 साल के बाद ही स्कूल जाते थे। इवन इफ अगर 7-8 साल भी हो गया वो स्कूल जाना चाहता है, 1 क्लास में पढ़ना चाहता है, इट्स ओके, वहाँ पे अलाउड थे, बिकॉज उस टाइम पे एजुकेटेड ही कोई नहीं होते थे। तो सोच लो कि ये 27 एलिमेंटरी स्कूल्स ओपन किए गए, कितने बच्चे थे? 27 स्कूल्स ओपन हो गए, मतलब बच्चे कितने थे? 262 स्टूडेंट्स ओनली थे उस टाइम पे। अभी देखो ये स्कूल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस जो पॉइंट थे, या फिर उस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि स्कूल्स के लिए या फिर कॉलेजेस के लिए, फीस क्या थे, चार्जेस क्या होते थे, वो सब जानना है। तो मैंने देखो पॉइंट वाइज दे दिया, आपके बुक में भी पॉइंट वाइज दी है, 1 2 3 4 करके 1 to 9 पॉइंट्स है। फर्स्ट देखो, ये ऐसे देखो, जब भी नोट्स लिखोगे डिफरेंट पेन्स यूज करो, कलर पेन्स यूज करो, इवन if एग्जाम्स में भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लिखना ही है, ये सब ब्लैक पेन में लिख लो एंड इसको ब्लू पेन में लिख लो, ठीक है? ये डिस्टिंक्ट भी हो जाएगा, प्रोमिनेंसी रहेगा एंड थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। एंड ऐसे जब पॉइंट आते हैं तो एक एक लाइन छोड़ के भी आप लिख सकते हो, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट, एज ऑफ स्कूलिंग। देखो बच्चों का एज ऑफ स्कूलिंग उस टाइम पे मैंने तो बोल दिया कि 6, बट बोला कि 6 से ऊपर भी होने से चलेगा। तो उस एरिया में पहला तो एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए, दैट मीन्स 1 क्लास के लिए 8 इयर्स के बच्चों को एडमिशन लिया जाता था। 8 साल के बच्चे एडमिशन होते थे एंड वो पढ़ाई करते थे। एंड एज ऑफ स्कूल लीविंग, स्कूल कब तक वो छोड़ सकते हैं? 14 साल। उस टाइम पे कोई डिस्टिंक्ट ये नहीं था कि उनको 10th के बाद फिर से +2 पढ़ना है, +2 के बाद ग्रेजुएशन करना है, ये कुछ भी नहीं था। एजुकेशन चाहिए मतलब मिनिमम 6-7 साल का पढ़ाई होना चाहिए, उतना इनफ है एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। तो 8 इयर्स में उसका एडमिशन होगा, 14 इयर्स में वो स्कूल लीव कर सकता है। स्कूल फॉर द टीचिंग ऑफ कुरान, कुरान है मतलब आप जान गए हो, ये मुस्लिम लोगों के लिए ही होगा, है ना? कुरान हिंदूज नहीं पढ़ते थे उस टाइम पे, भी नहीं पढ़े, अभी तो कोई कोई इंटरेस्ट में पढ़ लेता। तो कुरान। 11 अरबिक स्कूल ओपन हो गया। कितने? 11 अरबिक स्कूल ओपन हो गए फॉर दिस पर्पस, जहाँ पे उर्दू भाषा को हम यूज करेंगे, अरबिक भाषा को यूज होगा, फारसी यूज होगा एंड कुरान को पढ़ाया जाएगा। नंबर 3, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स। यहाँ पे जितने टाइप्स के स्कूल्स खुले गए थे, क्योंकि ये कंसेप्ट याद रखो बंगाल एंड बिहार में ही स्टार्ट हुआ था, राजशाही नालतो थाना का है, तो आसपास में बंगाली एंड बिहारी लोग मिक्स होके रहते थे। तो ये चीज हो गया, देयर वेर 10 बंगाली स्कूल्स एंड 4 पर्शियन स्कूल्स। पर्शियन स्कूल्स, ठीक है? अभी आगे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, मतलब एक स्कूल में कितने बच्चे रह सकते हैं? ऐसा नहीं था कि स्कूल मतलब 10-12 रूम है एंड पानी का सुविधा है, सब कुछ है, ऐसा नहीं। एक रूम बन गया ना, वही बन गया स्कूल। एक रूम मिट्टी का रूम बन गया तो वही स्कूल है, वहाँ पे हम एक स्टैंडिंग बोर्ड लगा के पढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे ही जो भी होगा उसको हम पढ़ा सकते हो, वैसे लिख के चौक से या स्लेट के ऊपर लिख के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना? तो ये जो हो गया कि उस टाइम पे एक स्कूल में मिनिमम 10 बच्चे रहेंगे, 10 बच्चे। एज ऑफ सॉरी, एवरेज पे ऑफ द टीचर कितना होता था पता है? पर मंथ एक टीचर को 5 से 8 रुपया मिल जाता था। सोचो कितना टाइम हम लोग मतलब अभी के टाइम पे है, पर डे अभी 300-400 रुपया भी मिले तो हमारा नहीं पुसाता है ना? हम लोग चल नहीं पाते हैं। उस टाइम पे थिंक करो, 5 से 8 रुपया बस महीने, पर महीने मिलते थे, पर मंथ मिलते थे। ओके। एंड नंबर ऑफ फीमेल एजुकेशन, सॉरी नंबर ऑफ बोल रही हूँ, नो फीमेल एजुकेशन, मैं फीमेल एजुकेशन टीचर सोच ली, सो सॉरी। नो फीमेल एजुकेशन, देखो अभी किसी के माइंड में अगर आता होगा कि मैम बहुत सारे बच्चे तो पहले पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे आश्रम में भी पढ़ते थे, बट आपने कभी भी देखा है बहुत जगह में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे पढ़ने को, लड़कियां भी पढ़ना चाहती हैं, बस उस पीरियड में अलाउ नहीं किया जाता था बाहर जाके वो स्कूल्स में बैठ के पढ़े।
ठीक है, अलाउ नहीं था। तो इसलिए अगर कोई लड़की गर्ल चाइल्ड पढ़ना चाहती है तो ब्रिटिशर्स अलाउ करते हैं, बट ब्रिटिशर्स के जो भी लेडीज हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के जो वाइफ्स होंगे, ऑफिसर्स के वाइफ्स होंगे, वो लोग अगर गर्ल को पढ़ाना चाहे तो पढ़ सकती हैं गर्ल घर जाके, या फिर उनके ही घर आई तो वो पढ़ा सकती हैं। अदरवाइज अगर घर पे कोई मतलब जैसे मुस्लिम फैमिली से है तो मौलवी होंगे तो वो पढ़ा सकते हैं पर्दा सिस्टम के थ्रू। तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू अगर फीमेल एजुकेशन हुआ भी तो वैसे अलाउ किया गया। अदरवाइज बाहर जाके स्कूल्स में पढ़ना ये अलाउ नहीं था। सो नो फीमेल एजुकेशन। अभी देखो लिटरेसी रेट, अभी बोलोगे मैम ये लिटरेसी रेट बुक में भी गलत है, आपने भी गलत लिखा, बट क्या हुआ मैं बताती हूँ। लिटरेसी रेट 6.1% था, ठीक है, क्या है 6.1% है। उसमें which, इन which और आउट ऑफ which 3% मेल है। बोलोगे मैम 3.1% फीमेल है क्या, आपके बुक में भी फीमेल ही मेंशन किया गया है, बट वो लाइन रॉन्ग है। एंड वहाँ पे एक्चुअली होगा ये जो मेल होंगे ना, ये बोल सकते हो कि जनरल जो भी मिडिल क्लास एंड लोअर सोसाइटी से बिलोंग करें, एंड 3.1 जो थे ये हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ओनली 6.1% लिख के छोड़ देंगे। बुक में भी गलत दिया गया है एक लाइन तो उसको आप छोड़ देंगे। अगर लिखते भी हो रेंज को तो वहां पे फीमेल मत लिखना, बिकॉज उससे पहले ही हमने मेंशन किया है नो फीमेल एजुकेशन। सो दैट 6.1% से आप लिख दोगे कि 3% जो भी है लॉयर कास्ट और लॉयर कास्ट के जो भी पर्सन है वो करेंगे, एंड 3.1 जो परसेंट था, 3.1 जो परसेंट था वो हायर क्लास वाले करेंगे। बस इतना मेंशन कर सकते हो, इफ चाहो तो चेंजेस करके। 8th पॉइंट पे देख लो, इंडिजेनस कॉलेजेस, अब स्कूल्स नहीं कॉलेजेस, ठीक है। सो कितने नंबर पे इंडिजिनस कॉलेजेस था, ये जो नो आई कॉलेज लिखा है ना, दैट इज नंबर ऑफ इंडिजिनस कॉलेजेस। देयर वर 38 संस्कृत कॉलेजेस। उस टाइम पे कोई भी हिंदी स्पीकिंग एरियाज नहीं थे, ठीक है। मतलब क्या था, सबका ओरिजिनेशन, सारे लैंग्वेज का ओरिजिनेशन आप जानते हो कि वो संस्कृत है। सो संस्कृत से कुछ कुछ लैंग्वेज आए, बट दिस वाज इज हिंदी, और दिस वाज इज बंगाली, और दिस वाज इज ओडिया, ऐसा कुछ नहीं था। ये बोलते बोलते पढ़ाई होते होते चेंजेस आया है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बोल देंगे कि बिहार में है हम लोग, हिंदी स्पीकिंग एरिया है तो हिंदी पढ़ना चाहिए, नहीं। वो स्टार्टिंग फेज था, वो स्टार्टिंग फेज था, इसलिए हमने लैंग्वेज को समझा नहीं। तो संस्कृत ही सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था, बिकॉज ब्राह्मण्स वही बोलते थे, इसलिए संस्कृत को इंपॉर्टेंस देते हुए संस्कृत कॉलेजेस 38 ओपन हुए थे विद 397 स्टूडेंट्स। 397 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। फीस कितना था देखो, अभी ना फीस में आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे कॉलेजेस में भी बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, सो दैट फूड, लॉजिंग, रहने के लिए, खाने के लिए एंड पढ़ने के लिए सब कुछ फ्री था। सोचो अभी के टाइम पे फ्री हो जाता तो खुश हो जाते हम लोग, फ्री था। ये गया सेकंड रिपोर्ट। तो सेकंड रिपोर्ट कहाँ पे हुआ, नालतो थाना, ठीक है ना, राजशाही, राजशाही डिस्ट्रिक्ट पे हो गया, ठीक है, नालतो थाना। अभी देखो थर्ड रिपोर्ट। थर्ड रिपोर्ट बहुत सारा जगह आ गया, मेनली 5 डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे जगह पे ये चल रहा था, रिपोर्ट बनाया गया। अभी देखो रिपोर्ट कैसे बनता है, सोच लो आप एडम हो, ठीक है, आप कौन है, एडम है। तो एडम अकेले तो घूम के इतना रिपोर्ट्स नहीं बना सकता ना, तो एडम को एक कमेटी का लीडर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक कमेटी का लीडर बनाया गया। अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टीम बना दिया। सोच लो ये एक टीम है, ये एक टीम है और ये एक टीम है, 3 टीम बना लिया। पहला जो टीम है वो फर्स्ट रिपोर्ट बना रहा है ना, जो कि डाइजेशन ऑफ अदर प्रीवियस रिपोर्ट्स था। एंड सेकंड जो था वो तो डिपेंड करता है थर्ड के ऊपर, तो सेकंड जो रिपोर्ट बना वो नालतो थाना के लिए बना, राजशाही डिस्ट्रिक्ट में। अभी थर्ड रिपोर्ट में आ गए, तो थर्ड रिपोर्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट बहुत सारा काम किया, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कंसेप्ट को देखा। क्या कंसेप्ट है एडम्स का थर्ड रिपोर्ट, एडम थर्ड रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू। अभी बोलोगे मैम ये जो पूरा थर्ड रिपोर्ट क्या मेंशन करता है, थर्ड रिपोर्ट 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हुआ। कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं अभी नाम देख लेंगे हम लोग, ठीक है। नाम बंगाल के कुछ जगह आएंगे, ठीक है, बिहार के भी कुछ पार्ट आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। सो एडम्स ने अपनी कमेटी को भेजा। उन्होंने क्या किया, जो थर्ड रिपोर्ट है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट क्या करेगा, कलेक्टेड डाटा फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट, मतलब तुम्हारे 5 डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे एंड कलेक्ट करेंगे डाटा कि कौन से बच्चों को पढ़ने आते हैं, कितने एज ग्रुप के हैं, पढ़ते हैं या नहीं, कितने गरीब बच्चे हैं, क्या उनका डिमांड है, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, सब कुछ, स्कूल्स कैसा है, क्या टीचर्स हैं कि नहीं, सब कुछ। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुर्शिदाबाद,
मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ठीक है, बरगांव, साउथ बिहार, तिरहुत, ठीक है, फिर से रिपीट करना, माइंड में फिर से रिपीट होना चाहिए। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बरगांव, साउथ बिहार, तिरहुत, ठीक है, आपका बुक में भी यही मेंशन है, ये 5 है, याद रहा। इसका जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट था, वो क्या बोलता है? प्रोवाइड्स प्रपोजल ऑफ एडम फॉर रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखो अभी तक का जितना पूरा पढ़ के आया एडम्स का रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट पढ़ लिए, वो डाइजेशन था, मतलब डाइजेशन ऑफ ऑल प्रीवियस रिपोर्ट्स, जितने भी रिपोर्ट थे उसका डाइजेशन पार्ट था। सेकंड रिपोर्ट में आपने पढ़ा कि नालतो थाना के पास जो मतलब राजशाही डिस्ट्रिक्ट है उसमें कवर किया गया कि यहाँ पे नियर अबाउट 1,29,000 इतने लोग रहते हैं, मुस्लिम्स हैं इतने, 65,665, अब 56 हिंदूज हैं, और उसमें एलिमेंट्री स्कूल 27 है, एंड इतने इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये हो गया। थर्ड रिपोर्ट में बोला गया कि थर्ड रिपोर्ट को एडम ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में उन्होंने बोला कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दाव, तिरहुत, साउथ बिहार, ठीक है। जो उसका लास्ट पार्ट था, मतलब थर्ड रिपोर्ट का ही जो सेकंड पार्ट था, उसमें एडम्स ने रिकमेंडेशंस दिया है। क्या दिया? रिकमेंडेशंस दिया है, मतलब उन्होंने व्यवस्था बनाए कि कैसे रिफॉर्म करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को चेंजेस लाने के लिए। तो उन्होंने शॉर्टकट में क्या बोला वो देखो, क्या चाहा। डाटा कलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे वो देख लो पहले, कि डाटा, ही हिमसेल्फ कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द थानास ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट, ठीक है। वो क्या किया, अगर मुझे पॉपुलेशन जानना हो तो मैं क्या करूंगी, पुलिस जो स्टेशंस हैं या थानास हैं उस एरिया में जाऊंगी, या फिर बोल सकते हो जैसे कि छोटे छोटे से बोलते हैं ना मुखिया के घर, हाँ, मुखिया के घर होंगे गांव में, तो वो सारे गांव में जाऊंगे एंड में कलेक्ट करके लाऊंगी, ऐसा हो सकता है। सेकंड में उनके एजेंट, उनके एजेंट पहले में वो खुद कलेक्ट करेंगे, सेकंड में उनके एजेंट कलेक्ट करेंगे, और बाकी जितने भी थानास वहां से, हो गया। अभी एडम क्लासिफाइड डिफरेंट एजुकेशनल एजेंसीज इनटू 7 कैटेगरीज। ये जो एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं ना, उसको उन्होंने क्या किया, 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। अभी वो लोग कैटेगरीज में क्या करेंगे, वर्गीकरण कर देंगे, वर्गीकरण, ठीक है। 7 क्लासेस में या 7 अवस्थाएं में उन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, वर्ग में उन्होंने विभाजित कर दिया। तो पहला क्या है, पहला पार्ट देख लो क्या है, मतलब ये 7 पॉइंट्स हैं बस। टाइप्स एंड एजेंसीज रिलेटेड टू स्कूल, कौन से टाइप के स्कूल्स होने चाहिए, तो पहला है इंडिजिनस एलिमेंटरी स्कूल, हो गया, क्लास 1 to 8 के लिए पाठशालाज ओपन हो जाएंगे, स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। देन एलिमेंटरी स्कूल्स ऑफ इंडिजिनस, ठीक है, मतलब जो गांव के लोग हैं वो पढ़ सके उनके लिए फिर एलिमेंट्री स्कूल खोलेंगे। एक बोला गया कि पाठशाला खुले होने चाहिए, इंडिजिनस एलिमेंट्री स्कूल्स खुले होने चाहिए, 1 से 8 क्लास के बच्चे पढ़ सके बच्चे, एंड 8 to मतलब 14 ईयर्स के जो भी एज ग्रुप के हैं वो पढ़ सके। और एक बोला गया कि हम एलिमेंट्री स्कूल्स ओपन करेंगे सारे इंडिया के लोगों के लिए, मतलब स्पेशल बंगाल एंड बिहार के लिए। देन थर्ड में क्या आया, डोमेस्टिक एजुकेशन, घरों व्यवस्था में पढ़ाई होगा, है ना, शिक्षा देंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन करेंगे, बिकॉज वो भी तो एक ब्रिटिशर्स हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो पक्का ही होना है ना। नेटिव फीमेल स्कूल, उन्होंने समझा था कि फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, सो दैट उस टाइम पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा ही डेथ हो रहा था, एंड गर्ल्स का जो भी नंबर्स हैं वो बहुत ही कम था, पॉपुलेशन वाइज अगर देखो तो बहुत कम था उस टाइम पे। जो भी गर्ल्स होते थे वो कम उम्र में ही प्रेग्नेंट होते थे, इसलिए मर जाते थे, बहुत जल्दी इन्फेक्शन से मर जाते थे। तो ये सारा इश्यूज था, क्योंकि डॉक्टर के पास भी नहीं लिया जाता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन, मतलब उनमें लैकिंग था एजुकेशन का, इस वजह से। तो फीमेल एजुकेशन के लिए फीमेल स्कूल्स ओपन होंगे। देन इंडिजिनस स्कूल्स फॉर लर्निंग, मतलब नॉर्मली इंडिजिनस स्कूल्स क्यों चाहिए, और कि पढ़ाई होना चाहिए, इसलिए हमें स्कूल्स ओपन करेंगे। एंड एडल्ट इंस्ट्रक्शन, अभी देखो एडल्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एडल्ट मतलब बड़ों को कैसा, बड़े मतलब आफ्टर जो प्यूबर्टी पीरियड था, जैसे कि हम लोग बड़े हो गए, तो उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैरिज होता है या फिर घर चलाना पड़ता है। कम उम्र में अगर लड़कियों का कम उम्र में मैरिज हो रहा था तो लड़कों का भी हो रहा था उस पीरियड में। तो इसलिए उनको एजुकेशन देना, स्किल सिखाना, कुछ अच्छा कौशल सिखाना जिससे अर्निंग हो, उसके लिए एडल्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट था। ये फर्स्ट पार्ट गया। सेकंड पार्ट, हम क्या करेंगे, एजुकेशन को एक्सटेंड करेंगे। तो उन्होंने बोला, एडम्स ने बोला कि एडम कॉल्ड स्कूल्स एज द प्लेसेस एंड होम्स वेयर द एजुकेशन वाज गिवन। जैसे इंडिया के स्कॉलर्स ने बोला था, इंडिया के जो ज्ञानी मानी व्यक्तियां थे उन्होंने बोले थे कि एजुकेशन
और स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे एजुकेशन और शिक्षा दिया जाता है, किसके द्वारा? एक या अधिक बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, एक टीचर के द्वारा और उसके पापा और पिताजी के द्वारा और घर के कोई भी सदस्य के द्वारा। पूरा हिंदी में हो गया? ये इंग्लिश में भी जानते हो गया। बट इन्होंने अभी बोला, एडम ने बोला नहीं, एजुकेशन और स्कूल ऐसा जगह है और ऐसा घर है, ठीक है, घर में भी होता है ना पढ़ाई, तो ऐसा घर होगा जहाँ पे एक्चुअल में एजुकेशन दिया जाता हो, एक्चुअल एजुकेशन शिक्षा मिलता हो, ठीक है। फिर देखो नंबर 3 पे क्या हो गया, टीचर सैलरी। उस टाइम पे टीचर सैलरी तो आपको पता ही है, सेकंड रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, 5 से 8 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। एज ऑफ स्कूलिंग कितने साल में, एज ऑफ एडमिशन 8 इयर्स, एज ऑफ स्कूल लिविंग, हमें स्कूल कब तक छोड़ना है, 14 साल तक छोड़ सकते हैं। कोर्सेज ऑफ स्टडीज क्या क्या पढ़ सकते हैं, इफ आप हिंदू हैं तो आपको बंगाली एंड संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे बनाया गया था, कुछ जगहों के लिए बनाया गया था। पहले तो अंग बंग कलिंग सब एक साथ थे, तो इसलिए ये कंसेप्ट था, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो अरबिक एंड पर्शियन पढ़ना पड़ रहा था। 6 पॉइंट पे क्या आया, एजुकेशन ऑफ वुमेन मेड पीपल एफ्रिट। तो उस टाइम पे ना लोग क्या सोचते थे पता है, मतलब ये चीज को वो चाहते थे हटा दे, एडम ने चाहा इसको हटाना, क्योंकि एजुकेट करके लड़कियों को, तो वो थिंक करते थे, पहले का कंसेप्ट, पहले का बहुत सारे स्टोरीज देखने को मिल जाते हैं मूवीज में, वेब सीरीज में भी, कि पहले का अगर कोई लड़की पढ़ने जाती थी तो वो थिंक करते थे कि ये लड़की अगर पढ़ी लिखी हो गई तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, वो अगर किसी को शादी करती है तो वो लड़का मर जाएगा। क्या ये एक मिसकंसेप्शन था उस पीरियड में, वो बांझ रहेगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये सारे मिसकंसेप्शन उस टाइम पे आए, ठीक है। बट एक्चुअल लॉजिक कुछ दूसरा ही था, अगर वुमेन को एजुकेट करवा दो तो वो बोलना शुरू करेगी, गलत चीज़ों पे बोलना शुरू करेगी, तो ये पॉइंट पे उन्होंने रोकने को ट्राई किया, ठीक है। एंड एजुकेशन अगर लड़की को मिलता है तो वो थिंक करते थे, उस टाइम का सोसाइटी थिंक करता था, तो घर पे लक्ष्मी नहीं रहेगी, लक्ष्मी आएँगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थे जो लोगों को डराता था। तो एडम ने उसी चीज़ पे काम करने को ट्राई किया कि नहीं, वुमेन को एक्चुअल में एजुकेट करना है, बिकॉज़ वुमेन का जो मतलब बॉडीली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे, तो वो चीज़ों को वो समझेंगी, मेबी कुछ पीरियड के लिए वो खुद को सही रख सकती हैं। तो इसलिए एजुकेशन चाहिए। एंड लास्टली स्कूल्स ओपन फॉर ऑल, सबके लिए स्कूल्स ओपन किया गया। कोई ऐसा नहीं है जो गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी, बॉयज नहीं पढ़ेंगे, स्कूल सबके लिए बनाया गया, ठीक है। एस टी एस सी हाई स्कूल्स, सॉरी हायर कास्ट, ऐसा कुछ नहीं था, सब कोई आ सकते हैं स्कूल्स में, हर सोसाइटीज के भी। अभी देखो रिकमेंडेशंस, ठीक है, 3 रिपोर्ट हो गए, इजी लग गया। अभी देखो रिकमेंडेशंस में क्या है, टेक्स्ट बुक आना ही चाहिए ना, बुक चाहिए हमें। तो देखो, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एडम गेट द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द सिस्टम। जो भी पहले का रिपोर्ट था, 3 रिपोर्ट बनाया एडम ने, उसी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस करने को स्टार्ट किए। एंड क्या क्यों स्टार्ट किए, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है इसलिए। फर्स्ट पॉइंट, पब्लिकेशन ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक, ठीक है। एक से जो भी आपके क्लासेस हैं, मतलब नॉर्मली आप लोग कितनी क्लासेस तक पढ़ोगे, 4 5 ऐसे पढ़ते हो, तो 1 to 4 क्लास के लिए बंगालीज में, हिंदी में, उर्दू में, मतलब कोलैबोरेटिव एजुकेशन होना चाहिए। देखो, बुक्स में जब भी प्रिंटिंग होते हैं तो वेराइटीज में बुक्स प्रिंटिंग होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, इतना ही था, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज में। नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जामिनर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, एग्जामिनर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट में एक एक एग्जामिनर होना चाहिए। उस टाइम पे एग्जाम नहीं होते थे पहले के, ठीक है, वही मौखिक होता था, जो कि बोलते हैं ओरल टेस्ट। सो उस टाइम पे प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं थे, तो इसलिए एग्जामिनर हमने कंडक्ट करवाया, मतलब एग्जामिनर को हमने सिलेक्ट किया ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो एग्जामिन करेगा। देन थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, एजुकेशन इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे ही जो सुपरवाइज करेंगे एग्जामिनीज, जो भी एग्जामिनर मतलब एग्जामिन कर रहा है बच्चों को, एंड जो भी हम लोग हैं जो एग्जाम्स लिखेंगे, उस टाइम पे जो भी थे वो लिखते थे, बच्चे लिखते थे, उनको जज करने के लिए। देन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स मस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अवार्ड ऑफ स्मॉल ग्रांट्स, अभी देखो अवार्ड ऑफ स्मॉल ग्रांट्स मतलब कोई एक पुरस्कार देना नहीं है, कुछ कुछ जो पैसा हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स को, दान किया जाता है, वो चीज को बोला गया मेंटेनेंस के लिए। नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्म्स फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो एग्रीकल्चरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर। सो क्रॉप डेवलपमेंट करना, क्रॉप को और भी ज़्यादा ग्रोथ करवाने के लिए अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ करना, ये सब कहाँ से सीखोगे, तो एग्रीकल्चरल स्कूल्स ओपन हो गए, एग्रीकल्चरल स्कूल्स के लिए अगेन
विलेजेस पे हमने क्या किया, छोटा-छोटा एक्सपेरिमेंटल फार्म्स बनाए जहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो भी एग्जामिनेशन है। सॉइल टेस्टिंग चला या फिर क्रॉप का टेस्टिंग चला, सीड्स के ऊपर टेस्टिंग चला, बीज कैसे हो रहे, तो अच्छे बीज होंगे तो हम लोग उसके ऊपर क्रॉप फिल करेंगे। तो एडम वांटेड दैट, एडम क्या चाहते थे, उनका जो प्लान है मे बी ट्राइड इन सम एरियाज, पहले वो किस जगह पे ट्राई कर ले एंड आफ्टर दैट अदर एरियाज में वो यूज्ड हो। मतलब उनका प्लान वो टोटली डिफरेंट था मैकले से, टोटली डिफरेंट था मैकले से। विथ मास एजुकेशन मेड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर सेटअप ऑफ एजुकेशन सिस्टम व्हिच वाज लॉस्ट अर्लियर। जो चीज खो गया है, मतलब एजुकेशन सिस्टम से जो चीज हट गया था पहले के कंसेप्ट में, जहाँ पे हमने कोई भी एजुकेटर्स मतलब इंडियन जो लोग थे उनको एजुकेशन देना नहीं चाहते थे, बाय टेस्ट ऑनली हम ब्रिटिशर्स बनाना चाहते थे, वो चीज को वो हटा के मास एजुकेशन सबके लिए स्कूल्स ओपन करना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया कि एडम्स अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों में से एक थे, अच्छे ब्रिटिशर्स में एक थे। एंड मैकले जो थे वो यूरोपियन लिटरेचर के मतलब यूरोपियन जो लिटरेचर के लिए प्यार है उसको दिखाते हुए उन्होंने हर चीजों को बोला इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बंगाली है, हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है, संस्कृत है। वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो टीचिंग के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो चीज़ ओनली इंग्लिश थी एंड कॉलेजेस में संस्कृत एंड इंग्लिश थी। इतना कंसेप्ट है, समझ आया?